सीजीएल 2025 जीके जीएस के इस डिस्कशन सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे 14th ऑफ सितंबर 2025 में सेकेंड शिफ्ट में जो सवालों को आपसे पूछा गया था। तो डिस्कशन हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता है इससे पहले के जितने भी शिफ्ट्स हैं वो आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, और इसके आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वो भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर ही मिलेंगे। तो एक प्लेलिस्ट प्रॉपर बना रखी है, उस प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर सारी वीडियोस का एक्सेस आपको मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके अलावा वीडियो को लाइक जरूर करना है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, डाउट है, कुछ भी आपको कहना है, और मैं चाहूंगा आप कुछ ना कुछ कहें, आप कमेंट्स का यूज कर सकते हैं। तो चलिए भाई, पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से ये रहा। Which of the following best describes the cultural significance of MIM in the Mimkut festival? निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस मिमकुट त्योहार में मिम के सांस्कृतिक महत्व का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ज्यादातर ये जो आपके रीजनल फेस्टिवल्स होते हैं उस पर ये पूछा जाता था कि बताइए कि ये जो आपका त्योहार है वो कौन से राज्य के अंदर मनाया जाता है। तो पहले तो आप मिजोरम याद रखिए, एक बहुत ही इमोशनल और कल्चरल फेस्टिवल है जिसका संबंध आपको मिजोरम राज्य से याद रखना है। अब इसमें जो ये मिम है उसका मतलब होता है मक्का या फिर जो बाकी की फसलें हैं उनका लास्ट हार्वेस्टिंग, जो कि साल के लास्ट में होता है। तो मिन की सिग्निफिकेंस हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि वो एक ही फसल से है, ये आपका बाकी की चीजों से या बाकी की फसलों से भी संबंधित है। मतलब ये सर्वाइवल का सिंबल है, क्योंकि ये दिखाता है कि लोग साल भर मेहनत करते हैं और उसके बाद साल के लास्ट में जाकर अपनी इन उगाई गई फसलों को काटते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट आपको एक सिंबल नजर आएगा आपके इस मिमकुट फेस्टिवल के अंदर दिए गए इस मिम वर्ड का। इसके अलावा ये ना प्यार और रेस्पेक्ट का भी सिंबल है, खासकर अपने उन पूर्वजों के लिए जो कि अब जिंदा नहीं रहे हैं, क्योंकि मिम कुट में लोग अपने ना जो पूर्वज हुआ करते थे उनको भी याद करते हैं। तो यहाँ पर हमें सारे के सारे ऑप्शन देखने पड़ेंगे। अ रेयर मिलेट स्टोर फॉर फेमाइन, यानी कि अकाल के लिए संग्रहित दुर्लभ बाजरा। अ सैक्रेड हब फॉर ट्राइबल हीलिंग, यानी कि आदिवासी उपचार के लिए एक पवित्र जड़ी बूटी। लास्ट हार्वेस्ट रिप्रेजेंटिंग सर्वाइवल एंड लव, ये वाला ऑप्शन, क्या ये शब्द मिम का सिग्निफिकेंस कल्चरल वैल्यू यहां पर नहीं शो कर रहा है, जैसे कि मैंने अभी आपसे बात करी थी। तो याद रखिएगा ये मिम कुट हो, और एक और कुट याद रखना है जिसका नाम है छपचार कुट। मैं यहां पर लिख देता हूं छपचार कुट। ये दो आपको याद रखने हैं जो कि मिजोरम के मुख्य त्योहार हैं। तो मिमकुट क्या है? अपने पूर्वजों को याद करना, हार्वेस्टिंग। और ये जो छपचार कुट है इसका संबंध भी मिजोरम से है, जहां पर आप स्प्रिंग फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, आप इसमें जॉय करते हैं। तो सी ऑप्शन जाएगा इसमें। नेक्स्ट है भाई, एक यहाँ पर पूजा दी गई है जिसका नाम है खार्ची पूजा ऑफ त्रिपुरा, इज एसोसिएटेड विद वर्शिप ऑफ हाउ मैनी डेटीज? त्रिपुरा की खार्ची पूजा कितने देवताओं की पूजा से संबंधित है? तो पहले तो खार्ची पूजा का संबंध कौन से राज्य से है वो आपको इस सवाल के अंदर ही आइडिया लग गया। अब इन्होंने इसमें पूछा है कि इसमें कितने डेटीज, कितने देवताओं की पूजा करी जाती है। तो ये आंसर आपको याद रखना है 14, 14। तो त्रिपुरा का फेमस फेस्टिवल या फिर एक पूजा है खार्ची पूजा, एक रॉयल और जो इनकी जनजातीय ट्रेडिशन है ना उससे जुड़ा हुआ है। इस फेस्टिवल के अंदर ये 14 अपने जो चतुर्दश देवताएं हैं उनकी पूजा करते हैं, और इसीलिए इसको चतुर्दश देवता पूजा भी कहा जाता है, या फिर इसको खारची पूजा के नाम से जानता है। ठीक है। तो त्रिपुरा की एक रॉयल फैमिली है, उससे संबंधित है, साल में एक बार होता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मुगल आर्किटेक्चर, यानी कि मुगल वास्तुकला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये दो कथन दिए गए हैं और ये पूछ रहे हैं इन दिए गए कथनों में से कौन कौन से करेक्ट है। तो एक एक करके दोनों चीजें देखेंगे। देखो, पहला स्टेटमेंट है मुगल आर्किटेक्चर इज नोन फॉर ब्लेंडिंग पर्शियन, इस्लामिक, टर्किश एंड इंडियन स्टाइल टू क्रिएट अ यूनिक इंडो इस्लामिक एस्थेटिक। यानी कि मुगल वास्तुकला फारसी, इस्लामी, तुर्की और भारतीय शैलियों के सम्मिश्रण के लिए जानी जाती है, जो कि एक अद्वितीय इंडो इस्लामिक सौंदर्य का निर्माण करती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि मुगल आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा फीचर
ये था कि भाई पर्शियन डोम्स नजर आएंगे, उसमें आपको जो इस्लामिक आर्केज होते हैं वो नजर आएंगे, टर्किश जो डिजाइन है वो नजर आएंगे, इंडियन क्राफ्टमैनशिप नजर आएगी। तो सब मिलकर ये एक यूनिक इंडो इस्लामिक एस्थेटिक क्रिएट करते हैं ना, एक इंडो इस्लामिक स्टाइल को क्रिएट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं, आप किसका एग्जाम्पल लोगे? आप ताजमहल का एग्जाम्पल लोगे? उसके अंदर ये सारी की सारी विशेषताएं आपको नजर आती हैं। आपको हुमायूं का मकबरा जो है वो एक एग्जाम्पल नजर आएगा, लाल किला है। तो ये सब इन्हीं सभी प्रकार की जो स्टाइल्स हैं उनका क्या है, ये फ्यूजन है, उनकी ब्लेंडिंग है। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट रहा। दूसरा है रेड स्टोन एंड व्हाइट मार्बल वर द टू मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल्स इन द मुगल कंस्ट्रक्शन। मुगल निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर दो सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियां थी। अगेन स्टेटमेंट करेक्ट है। अकबर के समय पे आपका ये जो लाल बलुआ पत्थर या फिर रेड सैंडस्टोन है ये ज्यादा यूज हुआ, और शाहजहां के टाइम पर आपको जो व्हाइट मार्बल है वो डोमिनेट करता हुआ नजर आया, जिसमें ताजमहल आपका बेस्ट एग्जांपल नजर आता है। तो ये दोनों ही सही है। बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट वाला जो ऑप्शन है मुगल आर्किटेक्चर्स के स्टेटमेंट्स को जो करेक्ट बताता है सही जाएगा। नेक्स्ट अभी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वायलेशंस इन बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में उल्लंघन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब इन्होंने आज के समय में जो सवाल आपको नजर आते हैं ना, उसमें आपको सीधे सीधे ये नहीं पूछते हैं कि भाई बताइए कि ये वाली जो टर्म है वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है। अब आपसे किसी भी एक स्पोर्ट को पिक कर लिया जाएगा और उसकी डिटेलिंग पूछी जाएगी। तो अब कोई भी अगर आप स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा संबंधित नियम कानून देख लेना है, अगर आपको सवाल सही करना है, नहीं तो आप स्किप करना आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो बास्केटबॉल की बात हो रही है, तो होता क्या है ना, बास्केटबॉल में एक टर्म होती है जिसको कहा जाता है ड्रिबल। मैं यहां पर लिखता हूं ड्रिबल। इस ड्रिबल का मतलब होता है कि बॉल को कॉन्टिन्यूसली बाउंस करते हुए आप मूव कर रहे हैं, लेकिन जो ये ड्रिबल है ना वो किसी भी मोमेंट पर खत्म हो सकता है। जैसे कि अगर मान लो कि प्लेयर बॉल को दोनों हाथों से पकड़ लेता है तो वो ड्रिबल खत्म हो जाता है, या वो बॉल को ना पाम में रोक लेता है तो वही आपका ड्रिबल खत्म हो जाता है। तो इस मोमेंट पर प्लेयर दोबारा जो ड्रिबल है ना वो स्टार्ट नहीं कर सकता, और अगर करता है तो डबल ड्रिबल वायलेशन हो जाता है। समझ रहे हो इस बात को? तो यहां पर एक एक करके जो ऑप्शंस इन्होंने दिए हैं वो हम एक बार यहां पर पिक करेंगे। पहला, अ प्लेयर में स्टार्ट इन दी रिस्ट्रिक्टेड एरिया फॉर 5 सेकेंड्स, यानी कि एक खिलाड़ी प्रतिबंधित क्षेत्र में 5 सेकंड तक रह सकता है। ये पहला स्टेटमेंट इन्होंने दिया है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? देखो पहला स्टेटमेंट जो इन्होंने दिया है ना वो है यहाँ पर गलत, क्योंकि बास्केटबॉल में ये रूल होता है कि जो ऑफेंसिव प्लेयर है ना वो 3 सेकंड से ज्यादा किसी की एरिया, जिसको रेस्ट्रिक्टेड एरिया भी कहते हैं, उसमें नहीं रह सकता। तो 5 सेकंड इन्होंने दे दिया, वो वाली बात उसको गलत कर देती है। 3 सेकंड होता है। दूसरा है अ टीम मस्ट शूट द बॉल विद इन 8 सेकेंड्स ऑफ प्ले, यानी कि किसी भी टीम को खेल शुरू होने के 8 सेकंड के भीतर गेंद को शूट करना होगा। ये वाली बात भी गलत है, क्योंकि 8 सेकंड का रूल सिर्फ इतना कहता है कि टीम को 8 सेकंड में बॉल फ्रंट कोर्ट तक ले जाना होता है। शूट करने के लिए 24 सेकंड के अंदर करना होता है। तो 8 सेकंड यहाँ पर गलत हो गया, 24 सेकंड का समय होता है शूट करने के लिए। 8 सेकंड के लिए आपको फ्रंट कोर्ट तक ले जाना होता है। तीसरा है अ ड्रिबल एंड्स व्हेन बोथ हैंड टच द बॉल वंस। ये मैं आपको ऑलरेडी बता दिया, ये जो ड्रिबल वाला टर्म था कि ये आपका कब एंड हो जाता है, जब दोनों हैंड से वो जो बॉल है उसको टच कर लिया जाता है। तो ये वाला करेक्ट था। अ प्लेयर रिमेन्स इन प्ले वाइल स्टैंडिंग ऑन साइडलाइन, यानी कि खिलाड़ी साइडलाइन पर खड़े होकर भी खेल में बना रहता है। जी नहीं, साइडलाइन पर खड़े होने का मतलब होता है कि प्लेयर आउट ऑफ बाउंड्स है और बॉल के साथ कांटेक्ट अगर उसने कराना तो वो एक वायलेशन होगा। तो ये मतलब थोड़ी सी, चलो हमने एक्स्ट्रा बातें आज बास्केटबॉल को लेकर जान ली हैं, बट कोई भी अगर आप स्पोर्ट्स पढ़ रहे हैं तो उससे संबंधित बातें थोड़ी बहुत आप देख लिया करिए, या फिर मैं कभी आपको मुझे टाइम मिलेगा तो एक सेशन लेकर आ जाऊंगा जहां पर अलग अलग स्पोर्ट्स की संबंधित जो बातें हैं वो आप लोगों को पता हो। नेक्स्ट है विच स्पोर्ट्स प्लेयर वॉन द ब्रोंज मेडल इन द मिक्स्ड टीम कंपाउंड ओपन आर्चरी इवेंट एट द पेरिस 2024 पैरालंपिक्स। तो एक करंट अफेयर बेस्ड सवाल है।
पेरिस 2024 पैरालंपिक में मिश्र टीम कंपाउंड ओपन तीरंदाजी स्पर्धा में किस खिलाड़ी के द्वारा कांस्य पदक जीता गया? तो पेरिस 2024 के जो पैरालंपिक्स थे ना, उसमें इंडिया ने आर्चरी में एक इतिहास बनाया, जहां पर आपको शीतल देवी और राकेश कुमार का जो नाम है वो सुनने मिलता है। इन्होंने मिलकर ये ब्रोंज मेडल जीता। शीतल देवी बहुत ही स्पेशल पर्सन है, स्पेशल मेंशन इनका अलग अलग जगह पर होता है। आर्म्स और लेग्स से ये आर्चरिंग करती हैं, पैरों से ये बो को ऑपरेट करती हैं और इंडिया की सबसे इंस्पायरिंग पैरा एथलीट में से एक बन चुकी हैं। आपने बहुत ज्यादा देखा होगा इनको। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द अमेरिकाज रीजनल ऑफिस ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक अनाउंस्ड टू बी एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इन 2018? अब आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ये जरूर मुझसे पूछ सकते हैं कि इतना पुराना करंट अफेयर का सवाल हमसे क्यों पूछ लिया गया। भाई बेसिकली इन्होंने ये पूछा है कि अमेरिका का रीजनल ऑफिस ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक आपका कहां पर है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने उस समय का हवाला देकर पूछ लिया है कि उस समय पर अनाउंस किया गया था कि कहां पर करा जाएगा, लेकिन इन्होंने बेसिकली आपसे पूछा है कि ये आप कहां पर है। तो ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी ने अपना अमेरिकाज रीजनल बैंक स्टैब्लिश करने का जो डिसीजन है वो 2018 की इस फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में लिया, और इसकी जो लोकेशन इन्होंने कही वो साओ पोलो घोषित करी, जो कि कहां पर है, ये आपका ब्राजील में है। तो अब आप पूछोगे कि साओ पोलो के अंदर क्यों इन्होंने किया? देखो, लैटिन अमेरिका का फाइनेंशियल हब कहा जाता है साओ पोलो को। ब्राजील आपका ब्रिक्स फाउंडिंग मेंबर्स में आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस ग्लोबल जो कनेक्टिविटी है वो परफेक्ट थी, तो इसलिए यहां पर आपका साओ पोलो वाला जो ऑप्शन है वो सही गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ द बुक बिकॉज वर्ड्स मैटर? निम्नलिखित में से कौन सा कथन पुस्तक बिकॉज वर्ड्स मैटर के सार का सर्वोत्तम यूप से व्यक्त करता है? मेरे पिछले जो भी आपने सेशंस देखे होंगे, क्लासेस देखी होंगी, उसमें भी मैंने आप लोगों को ना पहले जो तरीके थे सवालों को पूछने के कि किताब और उसके ऑथर पर आधारित ही सवाल आपसे पूछ ले जाते थे, लेकिन अभी हाल ही में जो अलग अलग एग्जाम्स है उसमें सवालों को थोड़ा सा ना इन्होंने रीमॉडिफाई किया है, जिसके अंदर ये उस बुक के ऊपर संबंधित आपसे बातें पूछ रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने बिकॉज वर्ड्स मैटर वाली जो पुस्तक है, इसका जो सेंट्रल थीम है उस पर बेसिकली इन्होंने आपसे बात करी है। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं। लैंग्वेज रोल इन सोशल जस्टिस, ये पहला वाला जो ऑप्शन है ना, यही चला जाएगा। आपको वैसे इसके टाइटल से भी समझ में आ रहा होगा, बिकॉज वर्ड्स मैटर। तो ये लैंग्वेज का रोल है सामाजिक न्याय में, इसको दर्शाता है। बल्कि जैसे जो पावर है वो एक स्ट्रक्चर बनाती है, इनइक्वालिटी को हाईलाइट करती है और सोशल जस्टिस को या तो सपोर्ट करती है या फिर उसको सप्रेस करती है। तो इस बुक का फोकस यही है कि इंक्लूसिव लैंग्वेज लाई जाए, जेंडर सेंसिटिविटी पर काम करा जाए, जो कास्ट और आइडेंटिटी के लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स हैं उन पर ध्यान दिया जाए। तो ये आपका याद रखना है, बिकॉज वर्ड्स मैटर। चर्चित बुक है, याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रॉक स्लाइड इज करेक्ट? चट्टान स्खलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब यहां पर मैं आप लोगों को रोकूंगा। ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं, ज्योग्राफी के अंदर हमें ये रॉक स्लाइड का जो कॉन्सेप्ट है ये आपका पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट प्रॉपरली हमें समझने की जरूरत होगी। तो पहले हमें ये समझना जरूरी होगा कि रॉक स्लाइड होता क्या है। तो रॉक स्लाइड एक टाइप का ना लैंड स्लाइड होता है, जिसमें जो चट्टान है, जो रॉक मास है, वो एक प्लेन सरफेस के अलोंग नीचे की तरफ स्लाइड करता है, उसको हम कहते हैं आपका रॉक स्लाइड। अब इसमें ना कुछ आपको डिफरेंसेस भी पता होने चाहिए कि भाई एक तो रॉक स्लाइड हो गया, एक रॉक फॉल हो गया, एक हो गया डैब्रेस फ्लो। ये तीनों टर्म मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक हो गया रॉक स्लाइड, एक हो गया रॉक फॉल और एक हो गया आपका डेब्रिस फ्लो। ये तीन टर्म है, इन तीनों के बीच में आपको ना क्लैरिटी होनी चाहिए। अब जैसे मूवमेंट है वो रॉक स्लाइड के अंदर कैसा होगा, वो स्लाइडिंग नेचर का होगा। यहाँ पर जो मटेरियल है वो स्लाइड होगा। रॉक फॉल में वो आपका फॉल हो रखा होगा और डेब्रिस फॉल के अंदर आपका वो फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही रॉक स्लाइड के अंदर जब हम डेप्थ के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पर ना डीप लेयर इन्वॉल्व होती हैं। रॉक फॉल के अंदर आपका सिर्फ सरफेस लेवल पर काम होता है और डेब्रिस फॉल के अंदर आपका मिक्स्ड मटेरियल जाता है। स्पीड में रॉक स्लाइड आपकी फास्ट होती है, रॉक फॉल के अंदर
आपकी जो स्पीड है वो वेरी फास्ट कैटेगरी के अंदर होती है, और जो डेब्रिस है ये आपकी मीडियम फास्ट होती है। तो ये मल्टीपल ना आप लोगों को मतलब पढ़ाई जाती हैं चीजें। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सी बातें इन्होंने कही हैं। इट अफेक्ट्स ओनली द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द रॉक फेस, ऐसा नहीं है, इसमें तो आपका डीपेस्ट लेयर को वो साथ में लेकर जा रहा था रॉक स्लाइड के केस में। इट इज स्लोअर देन रॉक फॉल, जी नहीं, स्लोअर नहीं है, ये फास्ट है ना। इट इन्वॉल्व बैकवर्ड रोटेशन ऑफ डेब्रिस। अब देखो इसके अंदर ना कई सारी बातें इन्होंने कही हैं, अब उसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। अब चौथे ऑप्शन में आइए, इट अफेक्ट्स मटेरियल टू कंसिडरेबल डेथ। ये कंसिडरेबल डेथ तक आपका सामग्री को प्रभावित करता है, ये मैंने कहा था आपसे इस रॉक स्लाइड के अंदर। तो ये डी वाला ऑप्शन जाएगा ना इसके अंदर, डी वाला ऑप्शन जाएगा इसके अंदर। यार लेकिन ये स्लोअर देन भी तो था रॉकफॉल, रॉकफॉल तो वेरी फास्ट था, ये फास्ट था। पता नहीं इसमें दो स्टेटमेंट क्यों करेक्ट नजर आ रहा है। तो चलो इस पर बात करेंगे, फिलहाल के लिए मैंने जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझा दिया। ठीक है, अभी कभी कभी सवाल के ऑप्शन में गड़बड़ हो जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट करेक्टली डिस्क्राइब्स नीरज चोपड़ा's परफॉर्मेंस एट द पेरिस डायमंड लीग 2025। पेरिस डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा के प्रदर्शन का आपको सही वर्णन करना है कि क्या है। अब देखो होता क्या है ना, जब कभी भी ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं तो उस पर आधारित हमसे चीजें पूछ ली जाती हैं, जैसे कि नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग के अंदर अपना पहले ही थ्रो में 88.16 मीटर से कंपटीशन को जीत लिया था। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर अ, अब आपसे देखते हैं कि इन्होंने ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। अच्छा, इन्होंने ये ऑप्शन में क्या कर रखा है ना, ही सिक्योर्ड विक्ट्री विद हिज थर्ड थ्रो, तो पहले ही थ्रो में कर लिया था। हिज ओनली वैलिड अटेम्प्ट 88.16 केम इन द फाइनल राउंड, जी नहीं। ही वॉन विद हिज ओपनिंग थ्रो ऑफ 88.16 एट द स्टेट सेबेस्टियन चार्ले, ये वाला ऑप्शन इसमें सही है। तो कभी भी यार कोई इवेंट हो रहा हो तो उसकी जो लोकेशन वगैरह है वो हमें जानकारी रखनी है। अब नीरज चोपड़ा जी की बात हो रही है तो आपको पता है कि 2021 के अंदर जो ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें गोल्ड मेडल जीता था, वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। इंडिया का पहला ओलंपिक जो एथलेटिक्स के अंदर गोल्ड मेडल है वो नीरज चोपड़ा का है। तो ये वाली बातें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। ऐसी चीजें पूछी जा सकती हैं कि फर्स्ट इंडिया टू वर्ल्ड एथलेटिक इवेंट में आपसे कोई चीज पूछ लेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस पक्के आपका आते हैं। Following a significant change in leadership at India's premier space agency, which distinguished scientist was appointed as the new chairman of ISRO and Secretary of Department of Space in January 2025, succeeding S. Somnath। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, बिल्कुल भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ये जो आपकी अपॉइंटमेंट रिलेटेड न्यूज़ होती हैं उसमें हमें बातों पर ध्यान देना होता है। तो एस सोमनाथ जी के बाद आपके वी नारायण को अपॉइंट करा गया था इसरो के लीडरशिप के अंदर। तो इंडिया के स्पेस सेक्टर में एक मेजर लीडरशिप चेंज हुआ। वी नारायण को इसरो का चेयरमैन और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का सेक्रेटरी बनाया गया आफ्टर एस सोमनाथ। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, और ये सारी चीजें आपकी क्या है, एक तरीके से अपॉइंटमेंट बेस आपको आइडिया देती हैं। अब वी नारायण का यहाँ पर जिक्र हो रहा है ना, तो ये काफी चर्चित व्यक्ति हैं। क्रायोजेनिक जो प्रोपल्शन है उसके एक्सपर्ट हैं, जो LVM-3 और गगनयान मिशन है उसके अंदर इनका मेजर रोल है। फ्यूचर में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट पर काम करा जा रहा है, जो रियूजेबल लॉन्च व्हीकल है उस पर जोर दिया जा रहा है, स्पेस स्टेशन का रोड मैप तैयार करा जा रहा है। तो इन्हीं के द्वारा ये सारी चीजें देखी जा रही हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डैम्स इज और आर करेक्ट। तो बांधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये तीन कथन दिए गए हैं, बांधों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से इसमें से हमें सही नजर आता है। पहला स्टेटमेंट है, अ डैम ऑलवेज रेफर्स टू अ कॉन्क्रीट और स्ट्रक्चरल वॉल बिल्ट टू ब्लॉक वाटर, यानी कि बांध हमेशा पानी को रोकने के लिए बनाई गई कंक्रीट या संरचनात्मक दीवार को संदर्भित करता है। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि सभी डैम्स जो होते हैं ना वो कंक्रीट या फिर स्ट्रक्चरल वॉल्स नहीं होते हैं। कुछ डैम्स आपके अर्थन डैम्स होते हैं, रॉकफिल डैम्स होते हैं, एम्बैंकमेंट डैम्स होते हैं, वो भी होते हैं ना। इसीलिए ये जो ऑलवेज वाला टर्म है वो आपके इस स्टेटमेंट को गलत कर रहा है। दूसरा स्टेटमेंट, स्पिलवेज इन डैम्स हेल्प इन रेगुलेटिंग वाटर फ्लो
ईदर इंटरमिटेंटली और कॉन्टिन्यूअसली, यानी कि बांधों में जो स्पिलवे पानी है वो पानी के प्रभाव को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, चाहे रुक रुक कर या लगातार। ये वाली बात है भाई, बिल्कुल ठीक। अब आप बताइए कि जो स्पिलवेज होते हैं इसका काम क्या होता है? जो एक्स्ट्रा वाटर होता है ना उसके सेफ्टी से वो रिलीज कर देता है। जो बाढ़ वगैरह आती है उससे बचाने का काम करता है। रिजर्वोयर का जो वाटर लेवल है उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं आपके ये स्पिलवेज। तो विदाउट स्पिलवे डैम फेलियर का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो ये वाला जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया ये वाला बिल्कुल सही है। डैम्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन उनके स्ट्रक्चर, पर्पस और उनकी हाइट के आधार पर। तो बांधों को संरचना, उद्देश्य और ऊंचाई के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। डैम्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है? उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर कि वो ग्रेविटी डैम है, ये आर्क बेस्ड डैम है, वो आपका अर्थन डैम है या फिर वो रॉकफिल डैम है। इसके अलावा पर्पस के बेस पर भी करा जाता है कि वो इरिगेशन पर्पस के लिए है, वो हाइड्रो पावर के लिए है, वो फ्लड कंट्रोल के लिए या फिर वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए है। हाइट के बेसिस पर कैसे कि वो लो डैम है, लो हाइट का डैम है, मीडियम हाइट का या हाई डैम है। तो ये आपसे बातें पूछी गई, सिर्फ नीचे के दो यानी कि सेकंड और थर्ड वाले जो है वो आपके करेक्ट है। डैम्स में बात हो रही है, इंडिया का हाईएस्ट डैम कौन सा है? सभी को रटा हुआ होगा, टिहरी डैम। इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम पूछा जाए तो कौन रहेगा? हीराकुंड डैम। ये बेसिक सी बातें तो रटी हुई होंगी आपको। नेक्स्ट है आदित्य एल1 स्पेसक्राफ्ट प्राइमरली स्टडीज विच पार्ट ऑफ द सन, यानी कि आदित्य एल1 अंतरिक्ष यान मुख्य रूप से सूर्य के किस भाग का अध्ययन करता है? आदित्य एल1 पर पहले भी बहुत सारी बातें पूछी गई हैं अलग अलग एग्जाम्स में और सेम सिमिलर बात इन्होंने यहाँ पर पूछ ली आदित्य एल1 को लेकर। तो इंडिया का पहला सोलर मिशन है, ये तो क्लियर है ना भाई, इसको लेकर तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन, ऐसे जो संबंधित फैक्ट होते हैं ना किसी भी मिशन से रिलेटेड वो पता होने चाहिए। तो सन का जो आउटर एटमॉस्फेयर है, मतलब जो कोरोना है, इसके अंदर एक्सट्रीम जो टेम्परेचर होता है उसको स्टडी करने का काम करता है ये। सोलर विंड ओरिजिनेट आपका इसी कोरोना से होता है, उसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए आदित्य एनुअल का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना वो कोरोना की जो हीटिंग प्रॉब्लम है, सोलर विंड्स आती हैं या फिर स्पेस वेदर जो है उसको प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। बाकी के ऑप्शन में देखो इन्होंने यहाँ पर आपको एक टॉप ऑप्शन दिया है रेजोलिथ। रेजोलिथ तो ये मून सरफेस से रिलेटेड टर्म है, तो ये सन से संबंधित है ही नहीं। ऐसे ही यहाँ पर इन्होंने आपको मैग्नेटोस्फेयर का नाम दिया है, ये अर्थ का फीचर है, ये सन का है ही नहीं। बाकी यहाँ पर आपको क्रेटर एक ऑप्शन दिया गया है, क्रेटर भी आंसर नहीं होगा क्योंकि ये जो प्लेनेटरी सरफेस होते हैं ना उस पर होते हैं, सन पर थोड़ी ना है। तो तीनों चीजें आपकी सन से संबंधित ही नहीं थी। ठीक है, बाकी आदित्य एल1 से रिलेटेड और भी पता होनी चाहिए या फिर सन से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपसे टर्म डिस्कस किया था फोटोस्फेयर, ये सन का वो सरफेस होता है जो कि हमें विजिबल होता है। ऐसे ही एक टर्म होता है क्रोमोस्फेयर। व्हाट इज दिस क्रोमोस्फेयर? ये जो फोटोस्फेयर है ना सन का, उसके ऊपर वाली ये लेयर है। ऐसे ही कोरोना पर मैंने आपको बताया ये आउटर मोस्ट लेयर होती है सन की। ये बातें पता होनी चाहिए, डिस्कस करी जाती हैं। तो जहां पर आदित्य एल1 प्लेस्ड है वो क्या है? वो है आपका लैग्रेंज पॉइंट। ठीक है, मैं लिख देता हूं लैग्रेंज पॉइंट एल1। ये जहां पर आपका जो ये आदित्य एल1 स्पेसक्राफ्ट है ना ये अर्थ सन की लाइन पर लोकेटेड है, इसी को कहा जाता है एल1। ठीक है, तो इस एल1 से जो भी कॉन्टिन्यूस सोलर ऑब्जर्वेशंस होती है वो पॉसिबल हो पाती है। Which group consists of non-ferrous metallic minerals that are scarce in India? भारत में दुर्लभ अलौह धात्विक खनिजों का समूह कौन सा है? बहुत अच्छा सवाल है, इन्होंने पूछा है नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स जो कि स्कार्स है इंडिया के अंदर। तो होता क्या है ना, नॉन फेरस मिनरल्स क्या होता है? सबसे पहले तो ये है जिसमें आयरन नहीं होता और जो इंडस्ट्रियल और इलेक्ट्रिकल यूज में होते हैं उनको कहा जाता है नॉन फेरस मिनरल्स। अब इंडिया में ये मिनरल्स ना लिमिटेड क्वांटिटी में आपके पाए जाते हैं, इसीलिए इसको हम स्कार्स कैटेगरी के अंदर डाल देते हैं या फिर बोले जाते हैं, जिसमें आपको कॉपर, जिंक और लेड याद रखना है। ठीक है, तो नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स हैं ये तीनों के तीनों। इंडिया में इनकी अवेलेबिलिटी जो है वो लिमिटेड है, हैवी इंपोर्ट, हम डिपेंडेंट दूसरे देशों के ऊपर रहते हैं, तो इसमें बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, बाकी पहले ऑप्शन में आयरन उन्होंने दे दिया, वो तो एक फेरस है। कोल आपका नॉन मेटेलिक है, तो ये वाला ऑप्शन तो आप यहाँ पर गलत ही करते, है कि नहीं। बॉक्साइट क्या है, ये आपका एल्यूमिनियम का ओर है, ठीक है, ये भी नॉन फेरस होता है, तो ये वाला आपका गलत था। सी ऑप्शन में देखिए आपको मैग्नीज दिया गया है, बॉक्साइट दिया गया है, लाइमस्टोन दिया गया है। लाइमस्टोन क्या है, आपका नॉन मेटेलिक है, ठीक है, तो ये भी आपका गड़बड़ हो गया। बाकी इस डी ऑप्शन में माइका, डोलोमाइट और फेल्सपार दिया गया है, यहाँ पर ये सबके सब आपके क्या है, नॉन मेटेलिक है, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। तो ये चीजें हमें याद रखनी है। अच्छा, इसके अलावा इंडिया के जो मेजर डिपॉजिट्स हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उनसे रिलेटेड हमसे पूछी जा सकती हैं बातें, जैसे कि कॉपर है। कॉपर के डिपॉजिट्स हमें कहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, राजस्थान के अंदर नजर आएंगे, इवन एमपी के अंदर नजर आते हैं, ये बातें पता होनी चाहिए। जैसे कि जिंक है, जिंक के डिपॉजिट्स भारत के अंदर आपको राजस्थान के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। लेड है, लेड के डिपॉजिट्स आपको भारत में राजस्थान के अंदर मिलते हैं। बॉक्साइट है, बॉक्साइट के कहाँ पर नजर आएंगे आपको, उड़ीसा के अंदर बॉक्साइट के आपको नजर आएंगे, आपको गुजरात में बॉक्साइट के जो कंपोजिशन है, मेजर एरियाज है, वो नजर आएंगे, तो ये पता होना चाहिए। आयरन तो आपको पता है उड़ीसा और छोटा नागपुर प्लेटो में है, तो ये याद रखेंगे भाई। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, जोनल काउंसिल्स वर क्रिएटेड बाय कौन सा एक्ट ऑफ 1956, क्षेत्रीय परिषदों का गठन कौन से अधिनियम 1956 के द्वारा किया गया था। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले भी पता नहीं कितने सारे एग्जाम में आया है। तो जो जोनल काउंसिल का आइडिया था ना, वो आया था जो इंटर स्टेट कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करने के लिए, और ये काउंसिल बनाई गई थी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 के अंदर। तो यहाँ पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा इसको बनाया गया था। अब इस जोनल काउंसिल का रोल क्या होता है, तो जो राज्यों के बीच में आपको बॉर्डर डिस्प्यूट्स नजर आते हैं, वाटर शेयरिंग मुद्दे नजर आते हैं, आपके जो लैंग्वेज और कल्चरल इश्यूज होते हैं, ये उनको सॉल्व करता है। केंद्र और स्टेट के बीच में एक ब्रिज बनाने का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर बाकी के ऑप्शन में देखो, वित्त आयोग का नाम दिया है, फाइनेंस कमीशन एक्ट दिया है, तो ये फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होता है, कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड नहीं होता है, इसलिए इसको एलिमिनेट हमने कर दिया। ऐसे ही इन्होंने पंचायती राज का एक्ट का नाम दिया है, ये लोकल गवर्नेंस से रिलेटेड है, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यहाँ पर दिया है, ये इलेक्शन से जुड़ा होता है, इसका कोई कोऑर्डिनेशन से मतलब नहीं था। तो जो बाकी के भी ऑप्शन दिए होते हैं ना, अगर उनके बारे में भी आपको पता है, तो आप इन सवालों को सही कर पाओगे। अच्छा, मुझे चलो यहाँ पर लगे हाथ बताओ कि जोनल काउंसिल्स की बात हो रही है, इंडिया में कितने जोनल काउंसिल्स हैं, कोई बताएगा। तो 5 जोनल काउंसिल हैं, जिसमें नॉर्थर्न, साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न और एक और याद रहेंगे, सेंट्रल। अच्छा, एक और सवाल पूछता हूँ कि बताइए कि इसके जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होता है, वो होम मिनिस्टर होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होती है, ये वैधानिक निकाय होता है। तो यहाँ पर आपका ये जोनल काउंसिल को क्रिएट करने का जो संबंध है, वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 याद रखेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स इज करेक्ट। संघ और राज्य विधानमंडलों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, द स्टेट लेजिस्लेचर कैन लेजिस्लेट ऑन मैटर्स इन्यूमरेटेड इन द यूनियन लिस्ट, यानी कि राज्य विधानमंडल संघ सूची में सूचीबद्ध मामलों पर कानून बना सकता है। अभी सारी की सारी जो बातें हैं ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इंडियन मतलब इंडिया मतलब यूनियन और स्टेट्स के बीच में जो पावर्स है वो डिवाइड करी गई हैं, और ये जो डिवीजन है वो कौन से शेड्यूल के अंदर, आपको कौन सी अनुसूची के अंदर संविधान में नजर आता है, 7वीं अनुसूची में दिया गया है। इसके अलावा एक आर्टिकल भी आप लोगों को याद रखना है, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 256। ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो केंद्रीय सरकार है वो स्टेट्स को डायरेक्शन इश्यू कर सकता है, ताकि जो यूनियन लॉज है उनका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो सके। समझ रहे हैं, तो एक एक करके ऑप्शन देखें। स्टेट कैन लेजिस्लेट ऑन यूनियन लिस्ट, ये वाली बात तो बिल्कुल ही गलत होगी, स्टेट तो आपका स्टेट लिस्ट पर आपका मैटर को लेजिस्लेट करेगा ना। बी है, द यूनियन लेजिस्लेचर कैन लेजिस्लेट ऑन मैटर्स इन द कॉन्करेंट लिस्ट ओनली विद स्टेट अप्रूवल, यानी कि संघीय विधानमंडल समवर्ती सूची के विषयों पर केवल राज्य की स्वीकृति से ही कानून बनाया जा सकता है। ये भी गलत है, क्योंकि सेंटर और स्टेट दोनों बिना अप्रूवल लॉ इस कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर बना सकते हैं। तीसरा है, द यूनियन गवर्नमेंट कैन इश्यू डायरेक्शंस टू स्टेट्स अंडर आर्टिकल 256, ये तो ऊपर कह दी ना मैंने बात, ये देखो आपका सी ऑप्शन सही चला गया इसके अंदर।
चौथा था यूनियन एंड स्टेट्स हैव इक्वल पावर ऑन मैटर्स इन द यूनियन लिस्ट। इक्वल पावर कैसे हो जाएंगी? यूनियन लिस्ट एक्सक्लूसिवली केंद्र के पास होती है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर कई सारी बातें हमने डिस्कस करी है। समझ रहे हो? ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है इसका आर्टिकल कौन सा है? एनीवन? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहाँ लिखूं? यहाँ जगह ही नहीं है यार। आर्टिकल 246 यहाँ पर लिख लीजिए। चलो बोल देता हूँ। 246 नंबर आर्टिकल आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से संबंधित है। इसके अलावा 245 एनीवन? लॉ मेकिंग पावर है इसके अंदर। लॉ मेकिंग पावर ये 245 के अंदर है। 256 ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ये सेंट्रल का डायरेक्शन है राज्यों को लेकर। और बस इतना ही याद रखिएगा फिलहाल के लिए। नेक्स्ट है, आपको यहाँ पर एक अभिकथन, एक दावा दिया जा रहा है असर्शन के रूप में। द PSLV C-59 मिशन लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2024 अचीव्ड अ नोटेबल माइलस्टोन फॉर इंटरनेशनल स्पेस कोऑपरेशन। अक्टूबर 2024 में प्रक्षेपित PSLV C-59 मिशन ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष सहयोग के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करी। अब आप पहले तो यहाँ पर रुकिए। यहाँ पर कुछ बातें दी गई हैं। PSLV C-59 ने इंटरनेशनल कोऑपरेशन में माइलस्टोन अचीव किया है, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। रीजन में कहते हैं दिस मिशन सक्सेसफुली डिप्लॉयड द प्रोबा 3 सैटेलाइट्स मार्किंग द फर्स्ट डेडिकेटेड सैटेलाइट लॉन्च फॉर ESA's यूनिक फॉर्मेशन फ्लाइंग एक्सपेरिमेंट। यानी कि यूरोपीय जो स्पेस एजेंसी है, इस मिशन ने प्रोबा 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया, जिसने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अनूठे फॉर्मेशन फ्लाइंग प्रयोग के लिए पहला समर्पित उपग्रह प्रक्षेपण किया। ये वाला जो रीजन है ये इसमें बिल्कुल ठीक है। इस मिशन ने ये प्रोबा 3 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था, ये वाली बात ठीक है। तो ESA का या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये पहला डेडिकेटेड फॉर्मेशन फ्लाइंग मिशन था, जिसमें 2 सैटेलाइट्स एक साथ कंट्रोल्ड डिस्टेंस में ऑपरेट करते हैं। तो ये दोनों ही ठीक है यार। और यहाँ पर यही तो वो एक नोटेबल माइलस्टोन था जो कि इस लॉन्चिंग के अंदर अचीव किया था। तो ये रीजन भी सही से सेटिस्फाई कर रहा है असर्शन को। तो बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए वाला जो ये ऑप्शन है ना, ये सही जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पर ये प्रोबा 3 की बात हो रही है। इसका उद्देश्य क्या है? जो आर्टिफिशियल सोलर एक्लिप्स है ना, उसको क्रिएट करना। जो सन का कोरोना है ना, उसको बिना डिस्टर्ब और ऑब्जर्व करना। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य है। तो ये आप अच्छा सवाल था, मतलब याद रखना ही है। BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इंश्योर्स एक्सेस टू FIR थ्रू विच पोर्टल? अगेन ये जब भी चर्चा में थे, मैंने सारे के सारे आपके करंट अफेयर के अंदर डिस्कस करे हैं। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किस पोर्टल के माध्यम से FIR तक पहुंच सुनिश्चित करती है? ऐसे पोर्टल्स का जिक्र करा जाता है। तो ये BNSS और FIR एक्सेस का एक कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ पर मिलाकर पूछा है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को डिजिटल और सिटीजन फ्रेंडली बनाया, जिसमें ये जो BNSS है वो इंश्योर करता है कि जो FIR है ना, उसको डिजिटली कोई भी व्यक्ति एक्सेस कर सकता है। और ये पोर्टल होता है आपका CCTNS। अब आप पूछोगे कि ये CCTNS क्या है? तो ये क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है। इसका पर्पस है कि ऑल इंडिया पुलिस जो डेटाबेस है वो इसमें रखा जाए। FIR, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, इंटरस्टेट क्राइम ट्रैकिंग वो करी जा सके। तो ये बड़ा एक मतलब बड़ी चर्चा है। समझ रहे हैं? अब देखो इसमें बाकी के ऑप्शन भी दिए गए हैं, जैसे नेशनल क्राइम पोर्टल इन्होंने यहाँ पर दिया है। ये कंप्लेंट्स के लिए होता है, ये FIR एक्सेस करने के लिए नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर इन्होंने भविष्य दिया है। व्हाट इज दिस भविष्य? ये पेंशन प्रोसेसिंग का पोर्टल है, इसका संबंध नहीं है। DGFIR इन्होंने यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है, ये क्या है? ऐसा कोई ऑफिशियल पोर्टल है ही नहीं। तो ऐसे भी करते हैं ये काम। तो इस CCTNS आपको यहाँ पर याद रखना है। Which of the following pairs of government schemes and its associated nodal ministry department is correctly matched? आपसे कभी भी मैं चर्चा करता हूँ ना करंट अफेयर के अंदर, कोई भी मुद्दा होता है तो मैं ये जरूर पूछता हूँ कि ये जो स्कीम चर्चा में है, इससे संबंधित जो नोडल डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री है वो ये है। अब इन्होंने उसी तरीके का सवाल आपसे एक करेक्ट द मैच वाला करके पूछ लिया कि कौन सा युग्म निम्नलिखित में से सरकारी योजना और उससे संबंधित नोडल मंत्रालय विभाग का सही मिलान करता है? ये 3 इन्होंने यहाँ पर दिए हैं। अब इन सॉरी 4 दिए, इन चारों को एक-एक करके हमें देखना पड़ेगा। तो पहला मतलब जितने भी पेड़ दिए हैं वो एक-एक करके देखते हैं। पहला है PM आशा।
इसको इन्होंने किससे संबंधित करा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्या ये सही है? ये गलत है। पीएम आशा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर आता है, तो ये कंज्यूमर अफेयर्स नहीं है। पीएम आशा। ई नैम, ई नैम को इन्होंने करा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ये वाला इन्होंने करेक्ट दिया है, ये वाला मतलब करेक्ट दिया है। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नैम, वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की नोडल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आपका आएगा। तीसरा है पीएम केएसवाई, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन। ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन गलत है। जब पीएम केएसवाई का जिक्र होता है ना, तो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। वाटर रिसोर्सेज एक पार्टनर मिनिस्ट्री है, नोडल नहीं है, तो ये आपका गड़बड़ हो गया यहाँ पर। फिर है आपका रोड टैप, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दिया गया है, ये भी गलत है। रोड टैप की नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फाइनेंस नहीं है, तो ये संबंधित है। अब ये पीएम आशा किससे संबंधित था? आपका एग्रीकल्चर बेस्ड था। ई नैम है, ये आपका एग्रीकल्चर बेस्ड है। पीएम केएसवाई है, ये आपका एग्रीकल्चर बेस्ड है। और ऐसे ही यहाँ पर रोड टैप दिया गया था, वो कॉमर्स से संबंधित है। तो इसमें कौन सा सही हो गया भाई? सिर्फ दूसरा सही था ना, टू ओनली, ये वाला ऑप्शन जाएगा इसमें। नेक्स्ट है जी, फिल इन द ब्लैंक। पंथी डांस इज लिंक्ड टू द फॉलोवर्स और विच ऑफ दीज फॉलोइंग इन छत्तीसगढ़। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ में किसके अनुयायियों से जुड़ा हुआ है? नृत्य पंथी डांस, पहले भी इस पर सवाल पूछे गए हैं, तो इन्होंने पहले तो राज्य का संबंध दे दिया। छत्तीसगढ़ से संबंधित एक फेमस लोक नृत्य है, जो कि गुरु घासीदास के जो फॉलोवर्स है ना, उनके द्वारा करा जाता है। आप पूछेंगे कि गुरु घासीदास जी कौन है? तो ये एक सतनामी सेक्ट के फाउंडर है। सतनामी संप्रदाय के ये फाउंडर हैं, एक बड़े सोशल रिफॉर्मर के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बहुत काम किया। तो ये जो डांस है आपका पंथी डांस, इसमें ना ये डिवोशन, अपनी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, अपने सतनामी जो फिलॉसफी है उसको शो करता है। कबीर जी के साथ कोई संबंध नहीं है, कबीर के फॉलोवर्स अलग भक्ति परंपरा से जुड़े हुए होते हैं। काबुली नाम दिया गया है, ये कोई स्पिरिचुअल फिगर है ही नहीं। बाकी नानक एक नाम दिया गया है, नानक कौन है? सिखिज्म के फाउंडर हैं, ये पंथी डांस से रिलेटेड नहीं है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? गुरु घासीदास। अब देखो छत्तीसगढ़ का यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है, तो छत्तीसगढ़ के कुछ फोक डांसेस के बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे कि पंथी, आज के बाद अब आपको याद रखना है, ऐसे ही आपको याद रखना है राउत नाचा। ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ का फोक डांस हो जाएगा। ऐसे ही कर्मा, एक ये भी यहाँ पर फोक डांस है, ठीक है, तो ये याद रखना है। ऐसे ही एक और अगर याद रह पाए आपको, सैला, ये छत्तीसगढ़ के कुछ फोक डांस है जो कि चर्चित रहते हैं, याद रखेंगे। और ये गुरु घासीदास जी जो है ना, इनकी जो जयंती है ना, वो छत्तीसगढ़ में मेजर फेस्टिवल के रूप में मनाई जाती है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू 2024 करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स फाइंडिंग्स, हाउ डज करप्शन मोस्ट डायरेक्टली अंडरमाइन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन। 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के निष्कर्षों के अनुसार भ्रष्टाचार किस प्रकार वैश्विक जलवायु कार्रवाई को सबसे अधिक प्रभावित करता है। अब देखो ये इंडेक्स के बारे में आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन आप आइडिया तो लगा सकते हैं कि किस प्रकार करप्शन सबसे डायरेक्टली अंडरमाइन करता है ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन को। तो इस आपकी ये जो रिपोर्ट आई थी ना, इसके अंदर बताया गया कि भाई क्लाइमेट एक्शन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है जब जो क्लाइमेट फंड्स है ना, उनका मिसयूज हो। जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स है उसमें पैसा घपला कर दिया जाए, पॉलिसी मेकिंग पर इंडस्ट्रियल और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ जाए। ठीक है, तो अब एक एक करके सारे ऑप्शन हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला है बाई वीकनिंग फाइनेंशियल मार्केट इन डेवलपिंग कंट्रीज, कोई मतलब नहीं। बाई डिस्करेजिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन इन एनवायरनमेंट प्रोटेस्ट, जी नहीं। बाई डाइवर्टिंग क्लाइमेट फंड्स एंड अलाउइंग अनड्यू इन्फ्लुएंस ओवर एनवायरनमेंट पॉलिसीज, ये वाली बात इसमें सही चली जाएगी। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज न्यू इको टूरिज्म पॉलिसी इन प्रोटेक्टेड एरियाज। ऑब्जेक्टिव बताना है इंडिया की ये जो नई इको टूरिज्म पॉलिसी है प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर के उसका उद्देश्य क्या है। इको टूरिज्म पॉलिसी ये क्या है, तो इंडिया की एक नई इको टूरिज्म पॉलिसी का उद्देश्य है कि जो ना सिर्फ फॉरेस्ट को बचाया जाए बल्कि जो लोकल कम्युनिटी है ना उनको भी साथ लेकर चला जाए। मतलब क्या हो गया, ये वाइल्ड लाइफ और बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना और साथ ही जो ट्राइबल लाइवलीहुड है या फिर जो लोकल एम्प्लॉयमेंट है या फिर जो सस्टेनेबल टूरिज्म है उसको भी प्रमोट करा जाए। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैन ह्यूमन एक्टिविटी, मैक्सिमाइज प्रॉफिट विद कम्युनिटी, बैलेंस कंजर्वेशन एंड लाइवलीहुड्स। ये वाला जो ऑप्शन है ना ये सही जाएगा इसके अंदर। ठीक है, बैन ह्यूमन एक्टिविटी ये तो भाई प्रैक्टिकली नहीं है, कोएग्जिस्टेंस का मॉडल यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये ऑप्शन याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दिस शुगर इंडस्ट्री इज और आर करेक्ट। शुगर इंडस्ट्री को लेकर यहाँ पर इन्होंने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। अब इसमें हमें देखना होगा कि कौन कौन सा इसके हिसाब से करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला कह रहा है कि शुगर केन्स सुक्रोज कंटेंट डिक्रीजेस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि परिवहन के दौरान गन्ने में सुक्रोज की मात्रा क्या कम हो जाती है। ये बिल्कुल ठीक है। अगर क्रशिंग में गन्ने को क्रश करने में डिले हो जाता है ना तो सुक्रोज इन्वर्जन हो जाता है और शुगर रिकवरी उसमें कम हो जाती है। तो स्टेटमेंट करेक्ट सही है ये आपका। शुगर इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर, यानी कि चीनी उद्योग मौसमी होता है, सीजनल होता है, बिल्कुल सही है। भाई शुगर केन जब कटेगा हार्वेस्ट होगा तभी होगा, और इनका जो क्रशिंग सेशन होता है वो अक्टूबर टू मार्च होता है, तो ये मोस्टली सीजनल हो गया आपका। तीसरा है द इंडस्ट्री इज अनसुटेबल फॉर कोऑपरेटिव मैनेजमेंट। ये क्या बात कर दी इन्होंने कि यह उद्योग सहकारी प्रबंधन के लिए अनुपयुक्त है। भाई शुगर इंडस्ट्री सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव मॉडल पर चलती है, स्पेशली जो महाराष्ट्र और गुजरात राज्य है वहां पर, तो ये गलत है। मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इंक्लूड महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, यानी कि प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र और तमिलनाडु शामिल है, ये भी बिल्कुल ठीक है। इवन महाराष्ट्र क्या है आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तमिलनाडु के अंदर हाई प्रोडक्टिविटी है, तो ये दोनों ही आपके सही जाएंगे। ठीक है, बाकी इंडिया कौन से नंबर पर आता है, इंडिया सेकंड नंबर पर आता है। ओके, तो यहाँ पर आपका कौन सा गलत था, अभी तीसरा गलत था बस, तो ये 1 to 4 वाला ऑप्शन जो है ना ये इसमें सही चला जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द मिस्टी इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में शुरू करी गई मिस्टी पहल का सही वर्णन करता है। ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इनके हिसाब से हमें बताना है कि मिस्टी पहल का सही वर्णन इनमें से बताइए कि कौन सा आपका स्टेटमेंट कर रहा है। तो एक एक करके हमें देखना होगा। मैं आपसे पहले ये पूछूं कि मिस्टी है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ये है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स। और इसका उद्देश्य क्या है वो हम देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है द मिस्टी प्रोग्राम इज डिजाइन टू इंक्रीज मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर एंड एनहेंस लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज इन कोस्टल एरियाज। मिस्टी कार्यक्रम मैंग्रोव क्षेत्र बढ़ाने और तटीय क्षेत्रों में आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मैंग्रोव को साइक्लोन से प्रोटेक्शन देना, कोस्टल इरोजन को कम करना, फिशरीज को आपका सपोर्ट करना, और साथ ही जो लोकल लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देना, ये इसके अंदर आता है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। ठीक है, अब स्टेटमेंट अगला देखेंगे। इट इज अ प्रोजेक्ट इनिशिएटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। क्या ये सही है, ये इन्होंने गड़बड़ कर दी यहां पर बात। ये मिस्टी जो है ना वो किसके अंदर आता है, वो आता है MOEFCC के अंदर, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर, ना कि रूरल डेवलपमेंट के अंदर। तीसरा है द प्रोग्राम इज फाइनेंस्ड विद अ मिक्स ऑफ फंडिंग कमिंग फ्रॉम द कैंपा फंड एंड मगनेराज, यानी कि कैंपा और मग MN मतलब मनरेगा वाला जो है उससे प्राप्त धन के मिश्रण से इसको वित्त पोषित किया जाता है। ये वाली बात भी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल सही है। इन दोनों से कंपनसेटरी अफोर्डेशन फंड लिया जाता है, तो यहाँ पर पहला और तीसरा करेक्ट है, इसीलिए बी ऑप्शन सही जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। ये 3 दिए गए भाई, इनमें से बताइए कि कौन कौन से करेक्ट है। पहला है कलबेलिया परफॉर्मर्स रेयरली डॉक्यूमेंट देयर आर्ट ड्यू टू इट्स ओरल नोमैडिक हेरिटेज। जो कालबेलिया कलाकार है वो अपनी मौखिक खानाबदोश विरासत के कारण शायद ही कभी अपनी कला का दस्तावेज करते हैं, ये वाली बात बिल्कुल सही है।
तो ये जो कलबेलिया ट्रेडिशन है ना, ये एक ओरल ट्रेडिशन है, ओरल ट्रांसमिशन होता है। यहाँ पर रिटन जो रिकॉर्ड है ना, वो बहुत कम नजर आता है। ये जनरेशन टू जनरेशन डांस और म्यूजिक के तौर पे पास करा जाता है। दूसरा है कंज्यूमर अवॉइड स्टिच्ड एलिमेंट्स इन ऑनर ऑफ सरपेंट रिचुअल्स। बिल्कुल सही है। वेशभूषा में नाग अनुष्ठानों के सम्मान में सिले हुए तत्वों का उपयोग नहीं किया जाता, ये गलत है यार। कलबेलिया कंज्यूम करते हैं हाईली स्टिच्ड एम्ब्रॉयडरी और माइनर वर्क डिजाइन से रिच होते हैं। तो इन्होंने ये अवॉइड करना वाली बात तो गलत है यहाँ पर। द कम्युनिटीज आर्ट वॉज इंक्लूडेड इन यूनेस्को ICH लिस्ट विदाउट एनी रिटन एप्लीकेशन प्रोसेस। जी नहीं, ये गलत है। यूनेस्को की जो ICH लिस्टिंग है ना, वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ होती है, डोजियर्स आते हैं, गवर्नमेंट का सबमिशन करने के बाद होती है। तो ये गलत था, तो इसमें सिर्फ ओनली वन वाला जो ऑप्शन है ना, ये सही जाएगा। नेक्स्ट है कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि इनमें से कौन कौन से करेक्ट हैं। ये दो आपको स्टेटमेंट इन्होंने दिए हैं, तो एक एक करके देखते हैं। पहला, एवरी मनी बिल इज अ फाइनेंशियल बिल, यानी कि प्रत्येक धन विधेयक एक वित्तीय विधेयक होता है। बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, मनी बिल इज अ फाइनेंशियल बिल का स्पेशल कैटेगरी है, जो कि सिर्फ टैक्स एक्सपेंडिचर और कंसोलिडेटेड फंड से डील करता है। लेकिन क्या एवरी फाइनेंशियल बिल इज अ मनी बिल, ये वाली बात यहां पर गलत हो गई। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल बिल का स्कोप बॉर्डर होता है। हर फाइनेंशियल बिल टैक्स एक्सपेंडिचर इंक्लूसिव नहीं होता है, इसीलिए सब मनी बिल नहीं होता है इसमें। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि जो मनी बिल है, मैं यहां पर लिख देता हूं। अगर मनी बिल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, इसको आप ओनली लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। राज्यसभा का इसमें लिमिटेड रोल होता है, लेकिन जब फाइनेंशियल बिल पर मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों इन्वॉल्व होंगे। और अगर मैं ऑर्डिनरी बिल की पर बात करूं, तो ऑर्डिनरी बिल के अंदर जनरल लॉ मेकिंग हो जाती है। अच्छा, आर्टिकल बताएगा कोई? मनी बिल से संबंधित आर्टिकल सभी को रटा रहता है 110। फाइनेंशियल बिल पर आधारित बिल आपका आर्टिकल कौन सा है? 117। तो ये पहला ही ठीक था इसमें। ओनली वन इज करेक्ट वाला ऑप्शन इसमें सही जाता। तो ये था भी हमारा डिस्कशन। हम पहुंच चुके हैं 14 सितंबर की शिफ्ट नंबर 2 के GK GS डिस्कशन सेशन के कंप्लीशन में, और इसको हम मार्क कर देते हैं डन। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कई सारे लिंक दिए गए हैं, उनको जरूर चेक करें। आपको टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है, उस पर मैं मल्टीपल अपडेट आपको प्रोवाइड करता हूँ। और ये मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है Robin SIRG, इस पर आप लोग मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस क्लास की जो PDF है, वो आप लोगों को मेरे इस एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। इस पर एक फ्री कोर्स है, जिसमें मैं मेरे YT सेशंस के जो PDF है, उनका एक्सेस अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ। तो उसको आप एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा। में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, डेली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर, लगभग 20K प्लस GK GS के क्वेश्चन कलेक्शन के कोर्सेज, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो उसको आप जरूर एक्सेस कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। थैंक यू।